गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब मास्टर कैडर की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, जिसमें से 790 वैकेंसीज इंग्लिश की हैं। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में शेक्सपियरियन एज का जिक्र किया था। आज मैं इस लेक्चर में जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज को मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये एज की कहां से शुरुआत हुई। देखिए, जो क्वीन एलिजाबेथ का जो एंड हुआ है वो 603 में हुआ था। तो यहाँ पर उसके बाद ये जो एज शुरू हुई है, जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज का जो पीरियड है, ये 1603 से 1700 तक का माना जाता है। अब हुआ क्या था कि 1603 में किसकी डेथ हो गई? क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई। तो जेम्स फर्स्ट को बैठा दिया गया सिंहासन पर, इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा दिया गया, जिसका ग्रीक में मीनिंग है जैकब। जैकब जिसका ग्रीक में मीनिंग है। तो इसलिए उसके नाम पर उसके पीरियड को क्या कहा गया? दिस पीरियड इज नोन एज जैकोबियन एज। ओके। अब यहां पर जैकोबियन से लेकर रेस्टोरेशन एज तक का जो पीरियड था, मतलब 1603 से लेकर 1700 तक का एक बहुत लंबा पीरियड था इंग्लैंड की हिस्ट्री में। ये एक ऐसा पीरियड था जो सबसे ज्यादा सोशो पॉलिटिकल और रिलीजियस उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, क्योंकि रानी एलिजाबेथन क्वीन एलिजाबेथ का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड कहलाता है, वो ग्लोरी से भरा हुआ पीरियड था। लेकिन जेम्स फर्स्ट ने कोई ऐसा इंटरेस्ट शो नहीं किया, वो एक नॉर्मल लाइफ में बिलीव रखता था। वो पूर्ण रूप से किसके लिए डिवोटेड था? पीस के लिए डिवोटेड था। और यही कारण है कि उसने अपने आप को एक टाइटल दिया जिसका नाम था रेक्स पैसिकस, मतलब किंग ऑफ पीस। तो अगर कोई पूछे कि रेक्स पैसिकस किसके लिए यूज हुआ है, तो किंग ऑफ पीस। उसने क्या किया था? स्पेन के प्रिंस से अपनी बेटी की शादी की थी शांति बनाए रखने के लिए। अब जैकोबियन एज कहां तक रही? 1603 टू 1620 तक। उसके बाद कैरोलाइन एज शुरू हुई, जो जिसका पीरियड रहा है द एज ऑफ चार्ल्स थी, चार्ल्स फर्स्ट इसका था। और कैरोलाइन एज का जो पीरियड रहा वो रहा 1625 टू 49, 1649। उसके बाद इंट्रीम कॉमनवेल्थ का पीरियड आया। इंट्रीम कॉमनवेल्थ का पीरियड में 1614 टू 1660 था। उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड आया चार्ल्स सेकंड का, जिसका टाइम था 1660 टू 85। और इसके बाद लास्ट में सोशो कल्चरल आफ्टर मैथ ऑफ द रेस्टोरेशन 1685 टू 1700। तो टोटल जर्नी जो है जैकोबियन से लेकर रेस्टोरेशन एज तक की, वो अगर उसको डिवाइड किया जाए तो वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। भाई, एक तो अपने आप में जैकोबियन एज हो गया, जो अपने आप में क्या हो गया? जैकोबियन एज। दूसरा क्या है? कैरोलाइन एज। तीसरा, इंटरिम पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ। फोर्थ, द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड एंड सोशियो कल्चरल आफ्टरमैथ ऑफ द रेस्टोरेशन। इस टाइप से ये 4 to 5 पीरियड्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज को। उस टाइम बहुत सारे रिलीजियस और बहुत से सोशो रिलीजियस अप डाउन हुए, बहुत ज्यादा रिलीजियस वीकनेसेस थी, आपसी लड़ाई झगड़े उस टाइम पर बहुत चलते थे।
तो उस टाइम पर ऐसा नहीं केवल ये रिलीजियस पीरियड रहा या मतलब जैकोबियन से रेस्टोरेशन की ओर बढ़ा, बल्कि क्या था कि इसमें कुछ इंपोर्टेंट पोएट्स ड्रामेटिस्ट ने जन्म लिया, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुए जो कि एलिजाबेथन पीरियड में नहीं हो पाए थे। जैसे जॉन डन की डेथ 1631 में हुई, जॉन मिल्टन की डेथ 1674 को, डेथ ऑफ जॉन ड्राइडन 1700। तो इसका मतलब 1700 के साथ ही जैसे ही ड्राइडन की डेथ हुई, ये रेस्टोरेशन पीरियड का एंड हो गया, अंत हो गया। अदर थे फ्लेचर। फ्लेचर वो थे जिन्होंने शेक्सपियर के अधूरे नॉवेल हेनरी एट्थ को कंप्लीट किया था, और बेन जॉनसन को उस एज का, जैकोबियन एज का फादर कहा गया है। उसके बाद इंग्लैंड में आदेश दे दिया गया कि सारे जो थिएटर हैं वो बंद कर दिए जाएं, ठीक है, और ये आदेश बहुत पहले दे दिया गया था, 2-3 साल पहले, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ ये 1642 को। और लेकिन फिर से थिएटर्स रीओपन का जो आदेश जारी किया गया वो 1660 को जारी किया गया। उसके बाद एडमंड वॉलर की डेथ हुई और वेल नोन पोएट जॉन बनियन की डेथ 1688 में हुई। अब हम बात करेंगे इस एज के मेजर ऑथर्स की और पीरियड्स की। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पोएट्स की, तो इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट नेम जो है वो आता है थॉमस क्रू का एंड रिचर्ड लवलेस, ये रॉबर्ट हैरिक, इस टाइप से ये पोएट्स हुए हैं। ये सब के सारे पोएट कैरोलाइनेस के पोएट्स हैं। तो मैंने कहा ना कि इस पूरे जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो उसको ये सब के सब जितने भी पोएट्स थे ये कैरोलाइन एज के थे। उसके बाद कैरोलाइन एज के बाद जो एज आई है वो मेटाफिजिकल एज आई, और मेटाफिजिकल एज में जो मेटाफिजिकल पोएट थे, फादर कहा गया मेटाफिजिकल पोएट के फादर को किसे कहा गया है, जॉन डन को मेटाफिजिकल कहा गया है। लेकिन इसमें जॉन मिल्टन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। जॉन मिल्टन का जो आपके सिलेबस में भी है, मैं वही ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और हेनरी वॉगन, ये जो हैं मेटाफिजिकल पोएट्स कहे गए हैं, और इनका पीरियड एक गोल्डन पीरियड कहा गया है। जैसे कि हमने एलिजाबेथन एज में डिस्कस किया था एडमंड स्पेंसर को, तो एडमंड स्पेंसर, इसका मतलब वो उनकी एलिजाबेथन एज में के बाद का पीरियड रहा है। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, द फेयर क्वीन उन्होंने लिखी थी, ठीक है। और ये पीरियड चला एडमंड स्पेंसर से लेकर जॉन ड्राइडन तक का, 1700 तक का ये गोल्डन पीरियड रहा है जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज। फेमस ड्रामेटिस्ट कौन थे इस टाइम के, जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन। तो मैं ड्राइडन को इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि मिल्टन के प्लेस कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जॉन ड्राइडन है। नेक्स्ट है फेमस प्रोज राइटर्स। तो प्रोज राइटर्स की बात करें तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि मिल्टन ने प्रोज वर्क भी किया था। जॉन ड्राइडन ने भी क्रिटिकल वर्क किया है, प्रोज वर्क किया है। जॉन बनियन ने भी किया है। सर विलियम स्टेम्पल ने भी ये वर्क किया है। क्या? प्रोज वर्क। इंपोर्टेंट वर्क ऑफ मेजर ऑथर्स, उस टाइम के जो मेजर ऑथर्स थे उनके इंपोर्टेंट वर्क। देखिए, सबसे पहले मेजर और बहुत ज्यादा ही पॉपुलर रहे हैं अपने आप में, ऐसा नहीं है, थॉमस कैरी। इनकी एक पोएम बहुत फेमस थी, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ये उनकी बहुत फेमस पोएम थी। उसके बाद एंड्रयू मार्वेल का नाम ऊपर आता है, जिनका था टू हिज कोय मिस्ट्रेस। टू हिज कोय मिस्ट्रेस उनका फेमस वर्क था, और उन्होंने
एक ओड भी लिखा, ऑड अपॉन कॉर्नवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। और न्यू लेटर्स उनके प्रोज वर्क में काउंट होता है, न्यूज लेटर उनके प्रोज वर्क में काउंट होता है। जॉर्ज हर्बर्ट का जो वर्क था, द टेम्पल, अफ्लिक्शन एंड ईस्टर विंग्स, द कॉलर मैन एक्सेट्रा, ये इनके वर्क थे जिसके लिए इन्होंने अचीवमेंट ग्रेस की। अब बात करते हैं, थॉमस कैरियो के ही कंटेम्परेरी थे, थॉमस कैरियो के ही कंटेम्परेरी रहे हैं रिचार्ड क्रेशू। रिचार्ड क्रेशू का जो वर्क था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, लेकिन उसमें द इन्फेंट मार्टायर्स वर्क को बहुत ज्यादा प्रेज मिली थी। लास्ट बात करते हैं फ्रांसिस क्वेरीज की, तो इन्होंने रिलीजियस एम्बलेम्स लिखे हैं। अब बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में भी हैं, जॉन मिल्टन। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तो माय डियर फ्रेंड ये है पैराडाइज लोस्ट, जो कि कितने वॉल्यूम है इसके पूछ लेता है क्वेश्चन, इसके 12 वॉल्यूम है। उसके बाद लोगों ने इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया क्योंकि इन्होंने सैटर्न को उसमें बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, तो इन्होंने लिखा पैराडाइज रीगेन्ड। उसके बाद कॉमस, लिसिडस, सैमसन एगोनिस्ट, एल एलेग्रो, इल पेंसोरोसो, और एक इनका प्रोज वर्क है एरोपेगेटिका, ये इनका प्रोज वर्क है, ये इन्होंने किए। इन्होंने बहुत से ओड लिखे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑड है जो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ऑड ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस उन्होंने लिखा था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऐसे ही ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। तो इस टाइप से उन्होंने ये पोएटिक वर्क किया, और उनको क्या कहा गया है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा गया है। जैसे कि एडमंड स्पेंसर को क्या कहा गया है, पोएट ऑफ पोएट्स, ऐसे ही मिल्टन को कहा गया है प्रिंस ऑफ इंग्लिश पोएट्स। जॉन डन की बात करते हैं, तो जॉन डन तो फादर कहे गए हैं मेटाफिजिकल पोएट्री के, क्योंकि इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री को नई टेक्निक का यूज किया था, ये डिफरेंट मेथड यूज किए थे, इन्होंने मटीरियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया था अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, जैसे कंपास वगैरह वगैरह, ट्राइपॉड्स। तो यहाँ इनके सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स, ठीक है, एयर एंड एंजल्स, और इनका सबसे फेमस वर्क है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, मैं इसको हाईलाइट और करता हूँ, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये इनका बहुत ही फेमस वर्क था। और डेथ ऑफ ड्यूल, इस टाइप से मेटाफिजिकल पोएट्री आगे बढ़ी। और जॉन डन के बाद नाम आता है अब्राहम कॉले का। अब्राहम कॉले ने अपने वर्क में सबसे ज्यादा जो ग्रेटनेस अचीव की है वो उन्होंने की थी कंसर्निंग द गवर्नमेंट ऑफ क्रॉमवेल। अब प्रोज वर्क, ये उनका प्रोज वर्क था। हेनरी वॉगन की बात करते हैं तो उनका द रिट्रीट और थैलिया, ठीक है, रेडिविया, ये उनका फेवरेट और फेमस वर्क में से एक है। सैमुअल बटलर और थॉमस ट्रेहरन, सर जॉन डनहम, ये उस पीरियड कंटेम्परेरी पीरियड के रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे किसकी, जॉन ड्राइडन की, जो कि उस पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट माने जाते हैं। और वो फादर कहे गए हैं हीरोइक स्टेंजास के, किसके, हीरोइक स्टेंजास के। तो उन्होंने हीरोइक स्टेंजास ऑन द डेथ ऑफ
ओलिवर क्रॉमवेल, ठीक है, उन्होंने लिखा था। ऐसे ही उन्होंने चार्ल्स के रेस्टोरेशन के बारे में भी लिखा। द हिंद एंड द पैंथर उनका फेमस वर्क है। द फेबल, ये भी है उनका फेमस वर्क। ऐसे ही उनका एक फेमस वर्क ऑल फॉर लव, जो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पर बेस्ड है और जिसने बहुत बड़ी अचीवमेंट गेन की थी, सक्सेस गेन की थी। और लव ट्रम्फेंट, ये भी उनका एक फेवरेट वर्क है। तो यहाँ पर जॉन ड्राइडन के साथ ही मतलब जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज का अंत हो गया। वैसे इसमें बहुत से पोएट्स थे, विलियम वाइटकरले, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन वॉरफ, जॉर्ज फाल्कन। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमने दी वो किसको दी? एक तो जॉन ड्राइडन हमारे लिए सबसे प्रिय और फेवरेट रहे उस पीरियड के। दूसरे नंबर पर अगर हैं तो वो हैं जॉन डन, तीसरे नंबर पर जॉन मिल्टन, एंड फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है थॉमस क्रू का। थॉमस क्रू का। इस टाइप से ये यहाँ इस पीरियड के फेमस पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट और एसेइस्ट थे, ठीक है। और एक इन्होंने एक अचीवनेस मतलब एक टारगेट अचीव किया। और बेन जॉनसन की भी डेथ हो चुकी थी इस जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज में। और जैकोबियन बेन जॉनसन की एज को बेन जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है, जॉनसन से। तो बैलेड अपॉन ए वेडिंग, ये सर जॉन सकलिंग का वर्क था। इसने भी वहाँ उस टाइम पर बैलेड राइटिंग बहुत हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर ये पीरियड ग्लोरियस पीरियड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ एक प्रकार से जॉन बनियन, सर विलियम स्टेम्पल, जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन के और जॉन डन की शैडो में ये पीरियड अगर गोल्डन पीरियड नहीं कहा जा सकता तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि इसकी अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस रही। एक नया जो चेंज आया राइटिंग वर्क में, पोएट्री में, पोएटिक्स में, सोशल लाइफ में लोगों की, इवन दैट पर्सनल लाइफ में, वो सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है थर्ड लेक्चर में मैं उसके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपटीशन गुरु पहले से, बहुत पहले से मास्टर कैडर की तैयारी करता आ रहा है और एवरी ईयर बहुत से स्टूडेंट्स सक्सेस गेन कर रहे हैं। और मैंने भी एक बहुत अचीवमेंट्स गेन की हैं। तो दैट इज़ वाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या मैं कहना चाहूँगा कि आप कंपटीशन गुरु ज्वाइन करें और अपनी सक्सेस को अश्योर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सत श्री अकाल।